इन 6 हाजिर सर्विस जज साहिबान को इंसाफ दिलाने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खत लिखेगी। खान साहब से मुलाकात हुई, उनके कुछ सियासी साथियों की, उनके वकीलों की, सनम जावेद, आलिया हमजा मलिक वगैरह की गालिबन कोई जमानत हुई थी और जमानत के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये शिराज आज उसकी वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई कि डाकू असला छोड़ें और IT कोर्स करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके ऊपर अब हुकूमत कमीशन बनाने जा रही है और इन 6 हाजिर सर्विस जज साहिबान को इंसाफ दिलाने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाएगा। सरबराही क्या, बस वो एक ही शख्सियत होगी, एक रुकनी वो कमीशन होगा, वही इसकी सारी तहकीकात करेंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। आज शाम को एक प्रेस रिलीज भी आई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिसमें बताया गया कि फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ था उसमें मेजॉरिटी ने इस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया कि वजीर आजम से राब्ता किया जाए या हुकूमत से राब्ता किया जाए। और फिर वजीर आजम से ये मुलाकात हुई जब वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात के बाद जिसमें वजीर कानून भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। सामने ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उसमें वजीर कानून ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे ये मुलाकात हुई है। अब इसमें इशू ये है कि ये वो हुकूमत है जो अभी एक कमीशन बनाने जा रही है, रिटायर्ड जज उसकी सरबराही करेंगे, एक ही वो जज साहब होंगे, एक रुकनी कमीशन होगा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की। लेकिन माजी करीब में जब इनकी हुकूमत थी और ऑडियो लीक्स हुई थी तो उसमें इन्होंने कितना पावरफुल कमीशन बनाया था, उसमें कौन कौन से जज साहिबान को शामिल किया गया था और उस कमीशन की सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे उनको दी गई थी और उन्होंने वो सरबराही सवाल भी ली थी। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। तो यहां पे 6 हाजिर सर्विस जो जज साहिबान हैं उन्होंने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं, अपनी चीजों से आगाह किया है। मुतालबा इन सेंस के जो जो उनको इश्यूज हैं वो बताए हैं और वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो दीगर जज साहिबान हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए एग्जेक्टिव से हमें ये प्रॉब्लम है, वहां से हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन अब ये मामला जो है वो वापस एग्जेक्टिव के पास भेज दिया गया है और वो भी एक रिटायर्ड जज जो है इस कमीशन को चलाएगा और वो इन हाजिर सर्विस जो 6 जज साहिबान हैं इनको इंसाफ दिलाएगा। ये वो बहस है जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है। एक तरफ इस पे एतराज भी हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात के ऊपर भी एतराज किया है कि वजीर आजम साहब के साथ ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी और उसके साथ साथ इस कमीशन की जो फॉर्मेशन है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को एक खत भी लिखेगी। ये जो जजिस के खत का मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खत लिखेगी। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये जो कमीशन माजी करीब में बनाया गया, इसी हुकूमत की जानिब से बनाया गया, उसमें इतने पावरफुल जो है शख्सियात को शामिल किया गया, हाजिर सर्विस सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल किया गया। लेकिन यहां पे कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आती है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट को खुद टेकअप करना चाहिए था या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो दीगर जज साहिबान को भी बुला लेती, एक पूरा उसमें जिस तरह कहते हैं वो सारे रेफरेंस बुलाया जाता, सारे जज साहिबान वहां पे आते, तमाम हाई कोर्ट्स के बात करते, आइडियाज एक दूसरे से शेयर होते, उसमें डिस्कशन होती और फिर ये मामला आगे बढ़ता। पर एनीवे अब ये कमीशन बनने जा रहा है और हुकूमत ये कह रही है कि काबीना का जो इजलास होगा उसमें ये मामला रखा जाएगा। अब इसके ऊपर देखते हैं आगे किस तरह पेशरफ्त होती है, चीजें आगे किस तरह बढ़ती हैं। क्वेश्चन यही है कि एक रिटायर्ड जज जो है वो किस तरीके से 6 हाजिर सर्विस जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होगा, उनसे ज्यादा असर रसूख रखता होगा और उनसे बेहतर जो है इस मामले को टैकल कर लेगा। अगर ये मामला इतना आसान होता तो वो 6 जज साहिबान खुद इस मसले को देख लेते। बहुत सारी बहस ये भी हो रही है कि जी उन्होंने खुद क्यों नहीं इस मसले को देखा। पर एनीवे हैरानकुन तौर पे वो हुकूमत जो माजी करीब में ऑडियो लीक्स के ऊपर ऐसा पावरफुल उन्होंने कमीशन बना दिया था, इधर जो है उन्होंने एक रिटायर्ड जज के ऊपर इत्तफाक कर लिया है और काजी फायज ईसा साहब और सीनियर मोस्ट जो जज साहब उनसे मिले हैं उन्होंने भी गालिबन इसके ऊपर इत्तफाक किया है। अब फुल कोर्ट आज जो इजलास हुआ था जिसमें फुल कोर्ट बैठा था उसकी क्या वहां पे क्या बातें हुई, क्या चीज हुई, वो अभी तक उसकी प्रेस रिलीज
सामने नहीं आई है। अब देखते हैं कि क्या पता उस हवाले से भी कोई मजीद चीज सामने आए। अब ये जो 6 जज साहिबान हैं ये भी इसके ऊपर इतराज कर सकते हैं। ये भी मैंने आज एक लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो भी इस पर इतराज कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसके ऊपर या तो हुकूमत से कहेंगे कि जो हाजिर सर्विस जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए, जैसे आपने चंद माह पहले अपनी पिछली हुकूमत के अंदर एक कमीशन बनाया था और मुझे उसकी सरबराही दे दी थी, तो इसी तरह के एक और कमीशन बना दें, सरबराही जिस मर्जी को दे दें, सुप्रीम कोर्ट से किसी जज को ले लें। लेकिन वैसा नहीं हुआ, रिटायर्ड जज को लाया जा रहा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से तनकीद भी हो रही है और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं कि क्या वो कमीशन इतना फाल होगा कि इस मसले को सही तरीके से आगे लेके जा सके। अच्छा, एक और चीज जो आज हुई वो खान साहब से मुलाकात हुई, उनके कुछ सियासी साथियों की, उनके वकीलों की। वैसे आज लतीफ खोसा साहब ने खान साहब के एक मुकदमे में पेश होना था, वो जो अलकादर ट्रस्ट वाला मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो वहां पे नहीं गए, खान साहब से मिलने जेल चले गए। इस वजह से वो मुकदमे की समाअत मुलतवी होगी और वो समाअत आगे चली गई। इसी तरह तनकीद हो रही है दीगर वकला के ऊपर भी, हामिद खान साहब के ऊपर भी। जनाब अब तक इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने क्या किया है, उस तरीके से फाल किरदार वो अदा नहीं कर रहे। सेनेटर वो बन गए हैं, लतीफ खोसा साहब MNA बन गए हैं। वैसे क्या ये शख्सियात कभी अपने बलबूते के ऊपर काउंसलर भी बन सकते थे या नहीं बन सकते थे? ये वो तनकीद है जो जमात के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कर रहा है। वैसे ये अपने अपने शोबे के बड़े लोग हैं और खान साहब ने इसी वजह से इनको सामने रखा कि उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये वकला बरादरी को एक तरह से एक्टिवेट करेंगे या फिर उनको मोबिलाइज करेंगे। तो अभी तक लगता है ऐसे है कि वो वैसा हो नहीं सका। अच्छा, इसके ऊपर मैंने आज शोएब शाहीन साहब से पूछा, क्योंकि वो भी सीनियर वकील हैं और इमरान खान साहब से वो मिलने गए हुए थे। तो मैंने कहा कि खान साहब ने कोई आपसे गिला शिकवा किया कि जनाब ये वकील क्या कर रहे हैं, ये वकील इधर कुछ नहीं कर रहे, उधर कुछ नहीं कर रहे, कोई तहरीक नहीं चला रहे, वकला को कोई मोबिलाइज नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर खान साहब ने क्या कहा? तो शोएब शाहीन साहब ने आगे से मुझे बताया कि जब भी हमारी मुलाकात होती है इमरान खान कभी भी गिला शिकवा नहीं करता। कहते ये उसकी नेचर में नहीं है कि वो हमें कहें कि जनाब तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। हाँ, वो ये कहता तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे जुलूस निकालो, ऐसे जलसा करो, ऐसे एहतजाज करो, ऐसे खत लिखो। वो सिर्फ ये कहते हैं, कभी भी वो गिला शिकवा नहीं करते कि जनाब तुमने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। आज भी जो दीगर लोग उनसे मिलने गए उनको कहा गया कि आपने रैलीज भी निकालनी है, जलसा भी करना है। 6 अप्रैल को अब उनका परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। इतवार वाले दिन पेशावर में एक बड़ी रैली भी निकाली जाएगी, उसमें KPK के साथ साथ पंजाब से भी लोगों को दावत दी गई है कि वो भी आए और इसके साथ साथ दीगर जो आगे मुल्क के अंदर जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह हदायत दी हैं कि मेरी जमात ने क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाना है। तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहा कि चीजों को आगे लेके चलें। खान साहब ने ब्लैक स्वान इवेंट का जिक्र भी किया, जो उनकी शोएब शाहीन साहब से जो मुलाकात हुई, और उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें ये लगता है कि वो खुद करवाई गई, हमें टारगेट करने के लिए। इन बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। और बाकी ये जो कमीशन वाला मामला है और ये जो खत वाला मामला है, इसके ऊपर भी खान साहब ने खुल के अपने साथियों को अपनी राय दी और बताया कि आप जाके अदलिया को बताएं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पूरी जमात अदलिया के पीछे खड़ी है। खान साहब ने कहा कि ये बाहर जाके आप वाज़ेह तौर पर ये मौकिफ दें। अच्छा, सनम जावेद, आलिया हमजा, मलिक वगैरह की गालिबन कोई जमानत हुई थी और जमानत के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये आज उनकी बहन फलक जावेद साहिबा ने भी ट्वीट की हुई थी और उसके अलावा उनके वालिद ने भी मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए ये बात की है। सामने आप देख सकते हैं, जमानत मिलते ही मियां वाली पुलिस भी सनम जावेद को गिरफ्तार करने पहुंच गई। सनम जावेद को फैसलाबाद, शोरकोट और दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार करने का फैसला। अच्छा, इसमें जो फलक जावेद साहबा ने ये लिखा है, बुनियादी तौर पे उनकी फैमिली ये कह रही है कि आज उनको रिहा करना था, लेकिन मियां वाली से पुलिस पहुंची हुई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जानी थी। इस वजह से सनम जावेद साहबा के जो वालिद हैं जावेद साहब, उन्होंने रोबकार जारी नहीं करवाया। वो जो एक लीगल, जिसे आप कहते हैं जरूरत होती है, या एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जेल को जाके दिखाया जाता है जमानत के बाद, वो रोबकार एक पेपर होता है, वो जाके जेल हुकाम को दिया जाता है और उसके बाद कैदी को रिहाई मिल जाती है। वो उन्होंने जारी नहीं करवाया क्योंकि उनको खदशा था कि वो बाहर निकलेंगी।
तो किसी और सूबे की या किसी और शहर की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी और इसके ऊपर अब वो लाहौर हाई कोर्ट में कल पिटीशन दायर करेंगे। ये उनकी बहन फलक जावेद साहिबा ने ट्वीट की हुई है। अब हमने आज भी सुबह अपनी वीडियो के अंदर आपसे शेयर किया था कि कुछ लोगों को रिहा किया गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिर उन लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है एमपीओ के तहत। और यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है, उनकी फैमिली ये अलेज कर रही है कि मुबैना तौर पे किसी दूसरे शहर की पुलिस सनम जावेद को और दीगर ख्वातीन को गिरफ्तार करके लेके जा सकती है। इसी वजह से उनके रोजगार जारी नहीं करवाए गए, उनको जेल से बाहर नहीं निकलवाया गया। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान का वो छोटा बच्चा जो व्लॉग्स वगैरह करता है शहराज, आज उसकी वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई। यूट्यूबर शहराज की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब ने उसको कहा कि आप गिलगित से आए, तो उसने कहा नहीं जी मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं। वजीर आजम साहब ने उसको बड़े प्यार से अपनी कुर्सी पे बैठाया। उसने ये भी कहा कि जी आप मैं वजीर आजम हूं। बड़ा ये क्यूट बच्चा है और इस बच्चे को ढूंढने का क्रेडिट जो है और इस बच्चे को सामने लाने का क्रेडिट जाता है तारिक मतीन साहब पे। तारिक मतीन साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया था, इसकी वीडियो ट्वीट की थी और उसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया था कि बड़ा क्यूट बच्चा है यार, इसको ढूंढो। और वो जो दो शख्सियात हैं, वो इस बच्चे का जो भी फेम है आज ये जिधर खड़ा है इसका जो सेहरा है वो तारिक मतीन साहब और उसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब पे जाता है। और पहले जो ट्वीट थी वो तारिक मतीन साहब ने की थी। पर एनीवे अब ये बच्चा माशाल्लाह इसको बहुत सारे लोग देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी मैं देख रहा था, वसीम बदामी साहब के साथ भी था। और वसीम बदामी साहब को ये उनका नाम लेता था वसीम बादाशामी। वो बार बार कहते थे वसीम बदामी, ये कहता था जी जी वसीम बादाशामी। तो उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है आज से मैं वसीम बादाशामी। तो बड़ा ही क्यूट बच्चा है। वजीर आजम साहब से भी मिला, उससे पहले ये अता तारड़ साहब से भी मिला। उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम से मिल रहे हो, तुम्हें पता है कौन है वजीर आजम? उसने कहा जी मुझे नहीं पता वजीर आजम कौन है, छोटा बच्चा है उसको क्या पता। पर एनीवे वो बड़ा क्यूट बच्चा है। ये वजीर आजम साहब से इसकी मुलाकात हुई, अता तारड़ साहब से भी इसकी मुलाकात हुई और जो है वो वीडियो वगैरह काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। वजीर आजम से मिलने के लिए तो क्या नाम है वजीर आजम का? पता नहीं जी। अता तारड़ साहब ने बच्चे से पूछा था कि क्या नाम है वजीर आजम का, तो बच्चे ने कहा जी मुझे नहीं पता। तो पर एनीवे वजीर आजम में वैसे पूरे पाकिस्तान में मकबूल हैं और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडरान में उनका शुमार होता है। तो इसी वजह से 24-25 करोड़ अवाम के वो वजीर आजम बने हुए। तो ये बच्चे के जहन से निकल गया होगा, उस वक्त उसको याद नहीं होगा कि वजीर आजम कौन है। ये बता भी रहा है कि मैं वजीर आजम से मिलने आया हूं, तो उसने ये हो सकता है उसने कहा कि इनका नाम ही वजीर आजम है, तो ये नहीं पता होगा कि बाकी जो है वो क्या नाम है। पर एनीवे बड़ी ये क्यूट सी वीडियो मैंने देखी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा, एक और क्यूट से याद आया, ये जो गवर्नर सिंध है उनका भी एक बड़ा क्यूट सा बयान इस मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चे के जो डाकू हैं आज तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ ऑफर्स किए हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हर किस्म का ऑपरेशन हुआ, हर किस्म की बातें हुई, हर किस्म के दावे किए गए, लेकिन जो बात कामरान टसूरी साहब ने कर दी है ना, वो बात आज तक किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि डाकू असला छोड़ें और आईटी कोर्स करें, अपने बच्चों को भी लेकर आए। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी अपने बच्चों को भी लेकर आए, आप रोजगार कमाएं, आईटी कोर्स करें। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे कच्चे के डाकुओं को कहा है कि आप आए और आके आईटी कोर्स करें। आईटी कोर्स में दाखिलों की उनको एक तरह से उन्होंने ऑफर की है, ये बड़ी अच्छी ऑफर है। वो ये कह रहे हैं कि जी कच्चे के डाकू जो हैं वो आके आईटी कोर्स करें। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि जी कच्चे के डाकुओं में से कोई एलन मस्क पैदा हो जाए, कोई स्टीव जॉब्स पैदा हो जाए, कोई बिल गेट्स सामने आ जाए और कोई विंडोज जैसी कोई इस किस्म की कोई चीज इजाद कर दे। तो अब ये कच्चे के डाकू अब आते हैं तो पता चलता है इनमें से कितने आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। इसके अलावा और उनको क्या क्या ऑफर्स की गई हैं मुझे नहीं पता। क्या उनको असेंबली के अंदर मखसूस नशिस्तें भी दी जा रही हैं? हो सकता है ऐसी भी कोई ऑफर उनको कर दी जाए, कच्चे के डाकुओं को आप आए, आपको हम मखसूस नशिस्तों पे आपका कोटा दे देते हैं और आपको जनाब मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपको असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। वैसे ये दे देनी चाहिए। ये एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा चंक है, एक ऐसे वो जिसे आप कह सकते हैं ना ग्रोह है जो मुस्तकिल तौर पे उधर है, जो 90s से उधर है। हमने सुना उधर उस जमाने में फौजी ऑपरेशन भी हुआ, बाद में भी ऑपरेशन हुआ, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन ये अभी उधर के उधर ही हैं।
तो इनकी समझ नहीं आ रही हमें कि इनके क्या मसाइल हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हमारे क्या मसाइल हैं। हम ये समझते हैं कि शायद वो आईटी के कोर्स करना चाहते हैं, वो आगे से कुछ और हमें जनाब वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को पकड़ लेते हैं, तो वो भी पाकिस्तानी। तो मेरे ख्याल में ये भी वैसे हो सकता है कि गवर्नर साहब आइडिया दे दें कि इनको असेंबली के अंदर मखसूस नशिस्तें दे दी जाए, वहां पे आके अपनी बात कर लें, जो इनके मसाइल हैं वो इनको बता दिए जाएं, वो मतलब हुकूमत को बता दिए जाएं, और हुकूमत जो इनसे चाहती है हुकूमत इनको बता दे। इसके अलावा जो मखसूस कोटा है जॉब्स का, उसमें भी इनको मेरे ख्याल में मिलना चाहिए। सिंध के अंदर तो वैसे भी रूरल और अर्बन वो कोटा सिस्टम है ना, कि जनाब अर्बन इतना है और रूरल इतना है, उसमें भी कच्चे के डाकुओं का भी जनाब वो रख दिया जाए। ये सिंध वाटर बोर्ड है, ये कराची वाटर बोर्ड है, वो बिल्डिंग अथॉरिटी है, हर जगह पे वो होता है कि जनाब इसके बंदे इतने हैं, उसके बंदे इतने हैं, तो वो इनका भी कोटा रखा जाए। पुलिस में, दीगर महकमों में, कस्टम्स में, दीगर जगहों पे, एयरपोर्ट के अंदर, पीआईए के अंदर, केएससी के अंदर, हर जगह पे कच्चे के डाकुओं का एक कोटा भी रखा जा सकता है। मैं एक तजवीज मेरे जहन में आई है और मैं खुदा न खास्ता ये दे नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर उनको आईटी के कोर्स ऑफर किए जा सकते हैं तो इस तरह की भी कोई तजवीज आ सकती है कि कच्चे के डाकुओं को जनाब जॉब्स भी दी जाए, इसलिए कि बुनियादी तौर पर वो तो रोजगार कमाना चाहते हैं ना, तो उनको दे दें जनाब। 2 कच्चे के डाकू आएंगे तो तीसरे को 7 नौकरी मिल जाएगी, 2 आईटी का कोर्स करें, 1 नौकरी करें, 1 मखसूस नशिस्त पे असेंबली में बैठ जाए, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रेटेजी है और इसके तहत ही इसी तरह के स्ट्रेटेजी से ये मसाइल हल होंगे। तो आप देखते हैं कि जी पहला कौन सा कच्चे का डाकू अपने बच्चों के साथ आता है और आईटी कोर्स में एनरोल होता है। जो ही ये खबर हमारे पास पहुंची कि डाकू आ गया है, उसने एनरोल कर दिया है, आईटी कोर्स शुरू कर दिया है और उस आईटी कोर्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ शेयर करें और आपको बताएं, और उसकी जो भी प्रोग्रेस है, जिस तरीके से फिर आगे वो कोई लैंग्वेज डेवलप करता है आईटी के अंदर, कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, कोई ऐप लॉन्च करता है, दुनिया भर के डाकुओं का डेटाबेस बनाता है, डाकुओं के लिए वो रेटिंग या उनके लिए रिव्यूज की कोई ऐप बनाता है कि वो बैठ के रिव्यू लिखें कि बेहतरीन डाकू कौन है, ब्राजील वाले डाकू, साउथ अफ्रीका वाले या चाइना वाले या किसी और मुल्क वाले, किस मुल्क में बेहतरीन डाकू होते हैं, डाकुओं की रेटिंग हो, अवाम आके अपने रिव्यूज दे सकें, अगर किसी डाकू ने बदतमीजी से लूटा है अवाम आके लिख सकें। तो मेरे ख्याल में ये जिस किस्म की ऑनलाइन डाकुओं के खिलाफ बातें होती हैं, जिस किस्म की समटाइम मुझे लगता है ज्यादती भी हो जाती होगी, कुछ बातें उनसे मंसूब कर दी जाती होंगी डाकुओं से, तो ये आईटी का जब वो कोर्स वगैरह कर लेंगे तो वो बेहतर तरीके से आके उनकी नुमाइंदगी ऑनलाइन भी होगी और वो मुआशरे के अंदर भी अपना नुक्ता नजर वो बेहतर तरीके से रख सकेंगे। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।